फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जेएमएस स्टडी में। दोस्तों, आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो ये क्वेश्चन लेकर आए हैं हम भूगोल का, ज्योग्राफी का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये मतलब बोर्ड एग्जाम तय, मतलब खासकर 28 तारीख के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों है ये क्वेश्चन लेकर आए। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। देखिए, खंड ए में क्वेश्चन रहेगा, मतलब खंड ए, उसके बाद किन्हीं 5 प्रश्नों का इसमें उत्तर देना है। खंड ए में किन्हीं 5 प्रश्नों का आप लोगों को उत्तर देना है। तो आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए, आप लोग समझ लीजिए। आप लोगों को रटना नहीं, खाली समझना है। तो कैसे समझ लीजिए, बस एग्जाम में आप लोग लिख लीजिएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या है यहाँ पर। देखिए, बोला कृषि को परिभाषित करें। क्वेश्चन नंबर 1 में कृषि को परिभाषित करें। तो कृषि को परिभाषित करें, इसका आंसर देखिए, पौधों और फसलों को उगाने की कला या विज्ञान जिसका उद्देश्य आर्थिक, भोजन या अन्य मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो, उसे कृषि कहते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो मानव विकास सूचकांक की गणना किस घटकों से की जाती है। तो किस घटकों से की जाती है, देखिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। मानव विकास सूचकांक की गणना 3 घटकों से की जाती है। तीन घटकों से किया जाती है। तो कौन कौन घटक हैं उसको आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए, जीवन अवधि, उसके बाद ज्ञान अथवा शैक्षिक उपलब्धि, उसके बाद जीवन स्तर। तो ये हो गया 2 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया देख लीजिए, आप लोग समझ लीजिए खाली। ये भौगोलिक सूचना तंत्र से आप क्या समझते हैं। भौगोलिक सूचना तंत्र से आप क्या समझते हैं, देखिए इसका आंसर। भौगोलिक सूचना तंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसे स्थानिक तथा भौगोलिक आंकड़ों को इकट्ठा करने, संग्रह करने, विश्लेषण करने, पूर्व आंकड़ों को सुधारने या निवन करने तथा वांछित सारणियों में व्यवस्थित करने के लिए विकसित गया है। इसका अनुप्रयोग भौगोलिक मापन तैयार करने एवं भौगोलिक निष्कर्षों को संप्रेषित करने हेतु होता है। तो ये किसका मतलब भौगोलिक कैसा होता है। तो देखिए, भौगोलिक सूचना तंत्र से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, किस भौगोलिक सूचना तंत्र से एक ऐसी प्रणाली क्या है। भौगोलिक सूचना तंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें स्थानांतरित तथा भौगोलिक आंकड़ों को इकट्ठा करने, संग्रह करने, विश्लेषण करने, पूर्व आंकड़ों से सुधारने या निवन करने तथा वांछित सारणियों में व्यवस्थित करने के लिए विकसित किया जाता है। इसका अनुप्रयोग भौगोलिक मापन तैयार करने एवं भौगोलिक निष्कर्षों को संप्रेषित करने हेतु किया जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि लिंग अनुपात को परिभाषित करें। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, आप लोग एक बार खाली समझ लिए। लिंग अनुपात को परिभाषित करें। तो देखिए आंसर क्या होगा। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं, लिंग अनुपात कहा जाता है। उसके बाद भारत में लिंग अनुपात की गणना करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो देखिए इसका सूत्र क्या होता है। तो स्त्री की जनसंख्या बटे पुरुष की जनसंख्या गुनी 1000। उसके बाद देखिए यही सूत्र होता है दोस्तों, याद रखिएगा। यानी प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या भारत में लिंग अनुपात प्रतिकूल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों क्या है। तो 5 में दिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रदूषण को परिभाषित कीजिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रदूषण को परिभाषित कीजिए। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। आंसर में देखिए दिया गया है कि जब आसपास के वातावरण और पर्यावरण स्वच्छ नहीं रहता है तो इसे प्रदूषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है। जब आसपास के वातावरण और पर्यावरण स्वच्छ नहीं रहता है तो इसे प्रदूषण कहा जाता है। प्रदूषण के अंतर्गत पर्यावरण विषाक्त हो जाता है। प्रदूषण विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण इत्यादि। इन सभी से वातावरण गंदा हो जाता है जो परिस्थितिकी तंत्र के जीवों के लिए हानिकारक माना जाता है। इसीलिए प्रदूषण का समुचित
लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? समुचित यंत्र लगाना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर छठा देखिए क्या है दोस्तों, ये बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए छठा में दिया गया है, तिलहन फसल किसे कहते हैं? तो तिलहन फसल किसे कहते हैं? जिस फसल से तेल निकलता है, क्या होता है? जिस फसल से तेल निकलता है उसे तिलहन फसल कहा जाता है। जैसे सरसों फसल से सरसों का तेल प्राप्त होना, उसके बाद अरंडी फसल से रेपडी का तेल एवं तिल फसल से तिल का तेल प्राप्त होना, इसे तिलहन फसल कहा जाता है। तो दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए 7 नंबर, देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है 7 नंबर में देखिए, इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट क्या है? तो देखिए दोस्तों, इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्किंग की अति विकसित तकनीकी है जिससे पूरी दुनिया के कंप्यूटर शहजादा से आपस में जुड़ जाते हैं तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। इसे कंप्यूटर जगत सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा, मीडिया तथा कई अन्य क्षेत्रों में क्रांति ला दी है। इसे कंप्यूटर कहते हैं, इसे इंटरनेट कहते हैं, सॉरी इसे इंटरनेट। तो आप इसे समझ लिए होंगे। चलिए दोस्तों, अब खंड बी, मतलब खंड बी में देखिए क्या है, किन्हीं 5 प्रश्नों का इसमें उत्तर देना है और ये जो है ये 3 नंबर का पूछेगा दोस्तों, खंड बी। उसके बाद खंड 1 में वो 1 नंबर का पूछेगा, शॉर्ट टाइप आप लोगों को आंसर देना है दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 8 क्या है, तो खंड बी में देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि सुएज नहर एवं पनामा नहर की तुलना करें। क्या करें? सुएज नहर एवं पनामा नहर की तुलना करें। तो देखिए इसका आंसर सुएज नहर और पनामा नहर की तुलना। तो पहला में देखिए, पहला नंबर, सुएज नहर हिंद महासागर और अन्य महासागर को जोड़ता है, जबकि पनामा प्रशांत महासागर की नहर है जो प्रशांत महासागर के देशों को अंध महासागर से जोड़ता है। उसके बाद देखिए 2 नंबर क्या है, सुएज नहर बहुत दूर तक मैदान से होकर जाती है तथा झीलें बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, जबकि पनामा नहर में झीलों का निर्माण किया जाता है जिससे इसके बनाने में खर्च भी अधिक हुआ। उसके बाद तीसरा नंबर देखिए क्या है, सुएज नहर अधिक घनी आबादी वाले देशों को जोड़ता है जिससे इसका व्यापारिक महत्व अधिक है। पनामा नहर से होकर गुजरने वाले जहाज पहाड़ी और मरुस्थलीय प्रदेश से होकर गुजरते हैं। उसके बाद चौथा नंबर क्या है, सुएज नहर कम गहरा तथा कम चौड़ा है जिससे जहाज़ों को प्रतीक्षा करनी पड़ती है। पनामा नहर अधिक गहना तथा काफ़ी चौड़ा है जिससे जहाज़ों को गुजरने में कम समय लगता है। उसके बाद देखिए पनामा नहर और सुएज नहर आप लोग समझ लिए होंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब लेकर आए इस वीडियो में दोस्तों, आप लोग समझ लीजिए और याद जरा दिमाग में बैठा लीजिए। बोर्ड एग्जाम में हो सकता है यहाँ से बहुत क्वेश्चन लड़ेगा। तो देखिए, सड़क परिवहन के क्या लाभ हैं? तो सड़क परिवहन के क्या लाभ हैं दोस्तों? तो पहला में देखिए, सड़क परिवहन के निम्नलिखित लाभ है। इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को शॉर्ट में इसी तरह लिखना है, ना कि ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखना है। तो पहला में देखिए सड़क परिवहन के लाभ क्या है, तो ऑप्शन नंबर में देखिए, सड़क का निर्माण आसान है। सबसे आसान तरीका क्या है? सड़क का पहला आंसर सबसे आसान, देखिए सड़क का निर्माण आसान है, उसके बाद ये बेहद क्षेत्रों में भी बनाई जा सकती है। तीसरा में देखिए, सड़कों का निर्माण कम खर्चीला है, मतलब कम खर्च पड़ता है। उसके बाद सड़क परिवहन से सामान को उत्पादन के दरवाजे से उपभोक्ता के दरवाजे तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद 5 में देखिए, सड़क यातायात के सामान को बार बार उतारना चढ़ाना नहीं पड़ता है। उसके बाद देखिए छठा नंबर क्या, इसका यातायात कम दूरी के लिए विशेष रूप से लाभदायक। क्या है? सड़क यातायात कम दूरी के लिए विशेष रूप से लाभदायक है। उसके बाद दोस्तों और 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पाइपलाइन। देखिए दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन, पाइपलाइन परिवहन के गुण और दोष को लिखिए। यह भी इंपॉर्टेंट है, पाइपलाइन परिवहन के दोष और गुण को लिखिए। तो देखिए इसका आंसर पाइपलाइन परिवहन के देखिए आंसर में क्या दिया गया है, आप लोग वीडियो पर बने रहे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों। तो देखिए, पाइपलाइन स्थल तथा जल में कहीं भी बिछाए जा सकते। क्या? पाइपलाइन
स्थल तथा जल में कहीं भी बिछाई जा सकते हैं। दूसरा, इनके रख रखाव का खर्च कम रहता है। इनके गुणों की तुलना में अवगुण अधिक है। उसके बाद 3, ये प्रदूषण को रोकने में सहायता होता है। उसके बाद देखिए 4 नंबर क्या है, ये तरल पदार्थ विशेषकर तेल तथा गैस के लिए उपयुक्त है। उसके बाद देखिए इस साधन में लोचन का न होना एक प्रमुख अवगुण है। इसे अवगुण भी आप लोग जान लीजिए दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन इसमें 2 नंबर देखिए क्या है, पॉइंट 2, एक बार पाइपलाइन बिछा देने के पश्चात इसकी क्षमता में वृद्धि नहीं की जा सकती। दूसरा देखिए पॉइंट, पाइपलाइन की सुरक्षा करना भी कठिन कार्य है। भूमिगत पाइपलाइन की मरम्मत में कठिनाई होती है तथा रिसाव का पता लगाना भी कठिन होता है। देखिए ये जो था पाइपलाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि भारत में अधिक जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है। तो आप इसका कारण जान लीजिए। तो आंसर देखिए, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण, तो पहला में देखिए क्या है, निरक्षरता। तो निरक्षरता में क्या क्या देखिए आता है, तो निरक्षर लोग छोटे परिवार के महत्व को नहीं जानते हैं। इस कारण से अज्ञान तवास निरंतरण संतानोत्पत्ति होती रहती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए, कम आयु में विवाह, मतलब कम आयु में विवाह, जनसंख्या वृद्धि का यो भी कारण है, कम आयु में विवाह। तो ग्रामीण तथा अशिक्षित परिवारों में आज भी बाल विवाह की प्रथा प्रचलित है। कानूनी प्रबंधनों के बावजूद कम आयु में ही अनेक विवाह संपन्न हो जाते हैं। इनके कारण कम आयु में ही ये दंपति संतानों उत्पन्न करने लगते हैं। तो उसके बाद देखिए दोस्तों तीसरा पॉइंट क्या है, सामाजिक रीति। क्या है, सामाजिक रीति। तो परिवार में पुत्र का जन्म आवश्यक माना जाता है। क्या होता है, आवश्यक माना जाता है। मानते हैं कि वंश का नाम पुत्र से ही चलता है। तो प्रीत शरण भी तभी उतारता है जब पुत्र उत्पन्न हो जाए। क्या होता है, जब पुत्र उत्पन्न हो जाए। अतः पुत्र प्राप्ति की कामना को लेकर लोग क्या करता है, लोग अनचाहे ही संतानों पैदा करते रहते हैं। तो उसके बाद देखिए 5.5वां नंबर में क्या दिया गया है, तो पॉइंट 5वां में दिया गया है कि मृत्यु दर में निरंतरण कमी। क्या होता है, मृत्यु दर में नियंत्रण कमी। तो उसके बाद देखिए तो इसमें क्या क्या होता है, तो आधुनिक चिकित्सा सुविधा के फलस्वरूप मृत्यु दर में कमी आई है। भारत में यह दर 1921 में 49.2 प्रति हजार थी और 2011 की जनगणना के अनुसार अब यह घटकर 6.3 व्यक्ति प्रति हजार रह गई है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट था, आप इसे समझ लीजिए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि अंतर्देशीय प्रवास तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में अंतर लिखिए। तो अंतर्देशीय प्रवास और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में देखिए ये देशीय होगा, यहाँ राज्य होगा दोस्तों। तो अंतर्राष्ट्रीय कोई बात नहीं, अंतर्राज्यीय परिवार देखिए। तो यह पॉइंट नंबर देखिए, इसका आंसर क्या होगा, यह स्थानांतरण उसी राज्य के अंदर हो तो इसे अंतर्राज्यीय प्रवास कहते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन, उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के आगरा जिले व बरेली के बीच प्रवास अंतर्राज्यीय प्रवास है। उसके बाद देखिए राज्य प्रवास। तो राज्य प्रवास में क्या है, राज्य प्रवास हो जाएगा कि ये यदि स्थानांतरण उसी प्रकार के अंतर हो तो इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। दूसरा में देखिए उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश आगरा जिले वे बरेली के बीच क्या है, बरेली के बीच प्रवास है। तो ये हो गया दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे जाइए। देखिए 13 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 13 नंबर में देखिए क्या दिया गया है कि क्या बोल रहा है, लौह एवं अलोह खनिज में उदाहरण के साथ अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए लौह खनिज एवं अलोह खनिज में अंतर, लौह खनिज अलोह खनिज।
उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में इसका आंसर में देखिए पॉइंट नंबर 1 में क्या है, जिन खनिजों में लौह का अंश पाया जाता है तथा उनका प्रयोग लौह एवं इस्पात बनाने में किया जाता है तो वे लौह खनिज कहलाते हैं। तो क्या कहलाता है दोस्तों, जिन खनिजों में लौह का अंश पाया जाता है, जिन खनिजों में लौह का अंश पाया जाता है तथा उनका प्रयोग लोहा एवं इस्पात बनाने में किया जाता है, क्या उनका प्रयोग लोहा एवं इस्पात बनाने में किया जाता है, वे लौह खनिज कहलाते हैं। जैसे में लौह अयस्क, निकेल, टंगस्टन, मैग्नीज आदि। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, तो दूसरा पॉइंट में ये देखिए दिया गया है, दूसरा पॉइंट में क्या दिया गया है दोस्तों, आप लोग वीडियो पर बने रहे। दूसरा पॉइंट में यहाँ पर दिया गया है कि ये स्टेरली क्या है, ये स्टेरली धसूर, मटमेला आदि रंग के होते हैं। क्या होते हैं ये, स्टेरली धसूर मटमेला रंग के होते हैं। उसके बाद देखिए 3 नंबर क्या है, ये रेवेदार चट्टानों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, ये रेवेदार चट्टानों में पाए जाते। उसके बाद ऑलएक्स और लोएक्स में देखिए ऑलओएक्स, तो ऑलओएक्स खनिज में देखिए क्या है, तो ये और लोएक्स खनिज। तो इसका देखिए पॉइंट, जिन खनिजों में लोहे का अंश न्यूनतम या बिल्कुल नहीं होता है, न्यूनतम या बिल्कुल नहीं होता है, वे अलोह खनिज कहलाते हैं। जैसे सोना, सीसा, अबरक आदि। और उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए, ये अनेक रंग के हो सकते हैं, ये सभी प्रकार के चट्टानों में मिल सकते हैं। ये अनेक रंग का होता है और सभी प्रकार के चट्टानों में मिल सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 14 में देखिए क्या दिया गया है कि प्रदूषण जल के उपयोग से लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिए क्या प्रभाव पड़ रहा है, जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है। क्या है, जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है, और औद्योगिक स्रोत, नगरीय स्रोत, कृषि स्रोत व सांस्कृतिक स्रोत, जिसके अलावा प्राकृतिक स्रोत जैसे अपरदन, भूस्खलन, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं, सड़क से भी जल प्रदूषण होता है। औद्योगिक अपशिष्ट, वैसली गैस, रासायनिक अपशिष्ट, अनेक भारी धातुएं धूल जल में बहा लिए क्या होता है, बहा लिए जाते हैं। यह है प्रदूषण जल, क्या यह है। उसके बाद ये प्रदूषण जल के नगरीय स्रोत हैं, मल मूत्र, घुले तथा नगरपालिका का कचरा नगरीय क्षेत्र में खुले गंदे नालों के द्वारा कीड़ों, गैलन जल नदियों में प्रभावित किया जाता है। उसके बाद ये खेतों में प्रयुक्त खरपतवार, क्या है खरपतवार मतलब घास होता है, नाशक, अवजैव उर्वरक, पीड, क्या है फीडकानस, रासायनिक उर्वरक बहकर नदियों व जलाशयों में चले जाते हैं और मिट्टी के द्वार सीख कर जल में चले जाते हैं। इसका सबसे अधिक प्रभाव पृष्ठीय जल पर पड़ता है। यह प्रदूषण जल मानव के उपयोग नहीं रहता है, क्या मानव के उपयोग में नहीं रहता है। और देखिए भारत में 1/4 से अधिक संक्रामक रोग जल से पैदा होते हैं, जिससे मुख्य है अतिसार, उसके बाद क्या है रोहा, उसके बाद देखिए आंतों में कृमि और पीलिया, ये सब रोग के लिए ये बहुत ही हानिकारक है दोस्तों, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, हम ज़्यादा समझाने में वीडियो लंबा बनेगा, उसमें क्वेश्चन नंबर चाहिए 15 पे। देखिए खंड सी दीर्घ, मतलब खंड सी में जो है इसमें आप लोगों को 3 जवाब देना है और 5 नंबर का पूछेगा, तो किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दे, तो हम 3 को इंपॉर्टेंट सब लेकर आए। तो देखिए पहला में क्या है, 15 नंबर क्या है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का रूप किस अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका है। तो क्या भूमिका है तो देख लीजिए क्या है क्वेश्चन में, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का रूप होगा, यहाँ क्या है रूस दे दिया है, रूप की अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका है। तो क्या भूमिका है, तो देखिए इसका आंसर बता रहा हूँ आप लोगों को। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का
रूस की अर्थव्यवस्था, सॉरी रूस दिया है यहाँ, रूप होगा, रूप की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इस रेल मार्ग से व्यापार और उद्योग धंधे का विकास होने में सुविधा होती है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के रूप में कई प्रमुख स्टेशन हैं, जैसे मार्को रयाजन, खबरोवस्त्र तथा कई ब्रायरो इत्यादि। यह विश्व का सबसे लंबा अंतर्महाद्वीपीय रेलमार्ग है। ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग का निर्माण प्रशासनिक तथा सैनिक आवश्यकताओं देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, प्रशासन तथा सैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया था। उसके बाद देखिए बाद में इसका व्यापारिक एवं आर्थिक महत्व बढ़ गया है। इनके निर्माण से समुच्चय ये रूसे हैं, हम जरा गलत बोल दिए थे, यहाँ रूस होगा, कोई बात नहीं, सॉरी रूस है। रूस तथा विशेष रूप से साइबेरियन का विकास हुआ है। साइबेरियन हमें खनिज व कृषि तथा पशु संसाधनों के कारण रूस का खजाना कहलाने लगा है। इस संसाधन पर अनेक वस्तुएं आधारित है, जिसमें कोयला, धातु, लकड़ी, लुगदी, चमड़ा को गेहूं आदि महत्वपूर्ण है। ये वस्तु यूरोपीय रूस को भेजी जाती हैं और वहां से निर्मित वस्तुएं मंगवाई जाती हैं। इस रेलमार्ग के कारण वहां के उद्योग का विकास हुआ है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर देखिए 17, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों को इसमें 3 बताएं। परिवहन एवं संचार सेवाओं के महत्व को विस्तार से वर्णन दीजिए। तो परिवहन का महत्व, परिवहन क्या है? परिवहन व्यावसायिक तथा औद्योगिक उन्नति के लिए आवश्यक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए, संसार के सभी निवासी खाद्यान्न वस्तुओं तथा अन्य वस्तुओं की उपलब्धता के लिए परिवहन पर निर्भर है। उसके बाद तीसरा में देख लीजिए क्या है, तो ये यातायात के लिए परिवहन क्या है? यातायात के साधन के रूप में परिवहन सहायक होता है। क्या होता है? यातायात के साधन के लिए परिवहन सहायक होता है। और उसके चौथा में देखिए, तीव्र गति वाले परिवहन साधन समय की बचत करते हैं। रेलगाड़ी वायुमान से घंटों की दूरी मिनटों में तय करते हैं। उसका 5वां में देखिए, परिवहन के संसाधनों जैसे पुल, पलाई, ओवर, वायुयान आदि का विकास होने से सड़कों पर बोझ कम हुआ है। उसके बाद देखिए संचार का महत्व, वो परिवहन का हो गया, संचार का। टेलीफोन संचार सेवा का सबसे सुलभ साधन है, जिसके उपयोग ने दुनिया की दूरियों को मिटा दिया है। आजकल टेलीफोन का स्थान मोबाइल ने ले लिया है, जो टेलीफोन से बहुत ज़्यादा सुविधा से युक्त है। इनके माध्यम से किसी भी व्यक्ति से कहीं भी किसी भी समय आसानी से बात हो जाती है। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट, रेडियो टीवी भी संचार के क्षेत्र में क्रांतिकारी साधन साबित हुए हैं। तो आजकल टीवी चैनल के बीच होड़ लगी रहती है। क्या रहता है? होड़ लगी रहती है। सूचना, न्यूज या नई खोजों, नई जानकारियों को सबसे पहले ग्राहकों को कैसे पहुंचाया जाए, इन प्रयासों से आजकल दुनिया की गति और तीव्र हो गई है। तो ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है, तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 19 में प्रदत्त संसार क्या है, संसार के मानचित्र में निम्न को दर्शाएं। तो ये विश्व के मानचित्र है, तो निम्न में आप लोगों को इसको दर्शाना है। ये तो 5 नंबर का पक्का पूछेगा, ये एकदम याद कर लेना है दोस्तों आप लोगों को। तो देखिए पहला पनामा नहर, सुएज नहर, बंगाल की खाड़ी, मडागास्कर। उसके बाद है तसामनिया। तो आप लोगों को दर्शाना हो, तो ये किस जगह है आप लोग जरा ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये कहाँ पर है तो दिखा रहा हूँ आप लोगों को दोस्तों, आप लोग वीडियो पर बने रहें। तो देखिए यहाँ पहला में क्या दिया गया, नंबर 1 में दिया गया है क्या, तो ये दिया है सुएज नहर। तो सुएज नहर कहाँ है दोस्तों, तो नंबर 1 कहाँ होगा, देखिए सुएज नहर जो है पहला में दिया गया है पनामा नहर।
क्या दिया गया है दोस्तों, पहला में दिया गया है पनामा नहर। तो पनामा नहर किस जगह है दोस्तों, देख लीजिए। तो ये पनामा नहर कहाँ है, यहाँ देखिए, इस जो यहाँ ऐसे आया है इस जगह पनामा नहर, तो ये नंबर यहाँ हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 2 में क्या है, सुएज नहर। तो सुएज नहर कहाँ है दोस्तों, तो आप लोगों को टिक करना है। सुएज नहर जो है इस जगह, यहाँ से जो गया है इस जगह सुएज नहर है, तो क्वेश्चन नंबर बी इस जगह हो जाएगा दोस्तों। उसके क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सुएज नंबर यहाँ है, तो क्वेश्चन नंबर बी इस जगह हो जाएगा दोस्तों। आप चीन से मार दीजिएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद बंगाल की खाड़ी कहाँ है, तो आप लोगों को पता होगा बंगाल की खाड़ी यहाँ पर है। तो यहाँ क्या है, बंगाल की खाड़ी, तो आप लोग यहाँ पर दे दीजिएगा सी नंबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है, क्या है, माडागास्कर। मडागास्कर देखिए कहाँ है, तो दोस्तों मडागास्कर कहाँ है, तो ये यहाँ छोटा सा स्थान में है, कहाँ है, यहाँ पर। तो इस जगह ये जो है टापू यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ है। तो आप लोग इसके आंसर क्या है, डी। तो डी नंबर यहाँ आप लोग दे दीजिए ऐसे तीर निशान लगा के। उसके बाद देखिए क्या है, क्या है, तस्मानिया कहाँ है, तो तस्मानिया भी, ये भी एक छोटा सा टापू में है दोस्तों। तो ये जो है यहाँ पर जो दिख रहा है क्या है, ये थोड़ा सा जो दिखा रहा है टापू, इस जगह ये जो दिखा रहा है यहाँ से यहीं पर है। तो यहाँ से आप लोग तीर निशान खींच के आप लोग इसमें नंबर या आप यहाँ नाम लिख सकते हैं। तो ये है डी नंबर में है, क्या है, ई नंबर में यहाँ। तो आप लोग ई नंबर यहाँ दे दीजिएगा। तो ये पक्का आप लोगों को दोस्तों 5 नंबर का पूछेगा, इसे आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।